ऑपरेशनल रिसर्च का हमने रिवाइज्ड सिम्प्लेक्स मेथड शुरू करना था। ये सेमेस्टर 7 के सिम्प्लेक्स मेथड से इसकी थोड़ी थोड़ी बातें मिलती हैं। मतलब एंटरिंग वेरिएबल है, लिविंग वेरिएबल है, क्वेश्चन मैक्सिमाइज का हो तो मोस्ट नेगेटिव लेना एंटरिंग वेरिएबल, वो थोड़ी थोड़ी बातें रिजेंबलेंस मतलब है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं रिवाइज्ड सिम्प्लेक्स मेथड का। मैक्सिमाइज करना है आपने इस फंक्शन को, कंसनट्रेट्स दो गिवन है, एक और एक दो, ठीक है। x1 x2 x3 में सवाल गिवन है। अब आपने सबसे पहले क्या करना होता था, आपको याद होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको आपने लिख लेना है z इक्वल टू 6x1 माइनस 2x2 प्लस 0x4 और 0x5 मैंने खुद से कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने स्लैक सरप्लस आर्टिफिशियल वगैरह ऐड करने होते हैं, याद है ना। तो यहाँ पे ये साइड लेस है तो स्लैक ऐड होना है, ये भी साइड लेस है तो ये क्या होना है, यहाँ पे स्लैक ऐड होना है। अब पिछले सेमेस्टर में हम एस ऐड करते थे, लेकिन इस सेमेस्टर में एक्स ही हमने ऐड किया हुआ है। रिवाइज्ड सिम्प्लेक्स में एक्स ही ऐड करने हैं। तो पहले मैंने x4 ऐड कर लिया, x5 के साथ 0 लगा दिया। दूसरी कंसर्ट में मैंने x5 ऐड कर लिया और x4 के साथ 0 लगा दिया। बराबर तो 2 के और 4 के, वो तो सिंपल है। ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे x1 x2 x3 क्वेश्चन में थे तो वो नॉन बेसिक हैं, जो खुद से लगाए होते हैं उनको कहते हैं बेसिक। x4 और x5 फिर क्या हो जाएंगे हमारे पास, बेसिक हो जाएंगे। अब सबसे पहले आइट्रेशन 1 देखें। सबसे पहले आपने लिखना है बी। अब बी क्या होता है, बी एक सेट आपने लिखना है मैट्रिक्स सर्कल में। बी क्या होता है, बी होता है, ये मेरे साथ साथ लिखा हुआ है, बी होता है कंसनट्रेंट्स में बेसिक के कोफिशेंट बेसिक वेरिएबल्स के कोफिशेंट। अब कंसनट्रेंट्स में बेसिक्स के, बेसिक थे x4 और x4 और x5 के कांस्टेंट 1 0 0 1। तो ये आपके पास आ गया बी 1 0 0 1। समझ लगी ना बी किस तरह लिखना है। इसके बाद बी का इन्वर्स लेना है, क्योंकि ये आइडेंटिटी आ गया बाई चांस, तो इसका इन्वर्स भी क्या आ जाना 1 0 0 1। इसके बाद लिखते हैं एक्स बी होता है जो आपके पास बेसिक चल रहे हैं। इस सवाल में x1 x2 x3 नॉन बेसिक थे और x4 x5 बेसिक थे, तो x4 और 5 मैंने लिख लिया। इसके बाद होता है छोटा बी होता है जो राइट साइड पे कांस्टेंट होते हैं। इस सवाल में ये थे कांस्टेंट राइट साइड पे 2 और 4, तो ये मैंने लिख लिया छोटा बी 2 और 4। इसके बाद था सी होता है सारे कांस्टेंट इस लाइन में, इस लाइन के सारे कांस्टेंट। ये है 6 -2 3 0 0, तो ये आ गया 6 -2 3 0 0। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप याद रखनी है, ऐसे ही सवाल करना है। बी, फिर बी इनवर्स, एक्स बी, छोटा बी, सी। इसके बाद है सी बी क्या होता है, जो आपके पास कंसनट्रेट्स हैं, सॉरी सी बी होता है जेड में आपके पास बेसिक्स के कॉन्स्टेंट्स। जेड वाली रो में आपके पास बेसिक के कॉन्स्टेंट क्या है 0 0, तो फिर सी बी भी क्या हो जाएगा 0 0। इतना काम करने के बाद अब यहाँ तक तो ये सारा कुछ आपको मिल गया कंसनट्रेंट्स में से, क्वेश्चन में से। अब आगे आप अपना टेबल बनाने के लिए काम कर रहे हो, वो भी आपको समझ आ जाएगी जब टेबल दिखाऊंगा ना। तो सबसे पहले आपने बी डैश फाइंड करना है। बी डैश होता है बी इनवर्स और छोटा बी। अब ये चीज़ें आपके पास हैं, अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। बी इनवर्स कहाँ पड़ा हुआ, ये है। ये अगर आप वीडियो भी देख रहे हो तो वीडियो देखते देखते साथ साथ लिखना है, फिर ही समझ आनी है। नहीं तो मैं तेज़ तेज़ बोलता जाऊँगा, कुछ समझ नहीं आनी। क्वेश्चन को देखना और साथ साथ हर चीज़ थोड़ा सा सुन के फिर उसको करना है, फिर थोड़ा सुन के फिर होना है। अब ये बी इनवर्स एज इट इज़ आ गया, छोटा बी एज इट इज़ आ गया, तो आपके पास बी डैश आ गया 2 4। ये बी डैश क्यों किया है अभी टेबल में से पता लग जाएगा। इसके बाद निकाल देते हैं एम होता है उस क्वेश्चन में जो बेसिक यूज़ हो रहे हैं। अब बेसिक x4 और x5 था ना, तो आपने m को कर लेना m4 m5। वैसे ये सिर्फ इसकी नोटेशन है, इसका कोई काम नहीं है m4 5 का। बेसिकली m निकलता है सी बी इनवर्स से। सी बी क्या था, सी बी 0 0 था बेसिक के कांस्टेंट z रो में, तो ये सी बी आ जाएगा 0 0। और बी इनवर्स आपको पहले पता है, मल्टीप्लाई करके पास एम की वैल्यू भी क्या आ गई 0 0। अब एक दो बातों का मसला है कि बी डैश क्यों फाइंड किया है और एम क्यों फाइंड किया, ये आपको टेबल बनाने के काम आने थे इसलिए फाइंड किया। अब देखें ज़रा, टेबल आ गया पहला, आइट्रेशन 1 का टेबल बनाने को मैं। आइट्रेशन 1 का टेबल होता है, सबसे पहले आती है बेसिक। इस सवाल में बेसिक क्या था, x4 और 5 मैंने लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद होता है बी इनवर्स कहाँ से आएगा, ये रहा आपके पास बी इनवर्स 1 0 0 1, मैंने वो लिख लिया 1 0 0 1। उसके बाद होता है कांस्टेंट लाइन आती है बी डैश से। ये बी डैश इसलिए फाइंड किया था, ये आया आपके पास बी डैश। वैल्यू क्या आई थी 2 4, वो उठा के वैल्यू 2 4 एज इट इज़ ये आ गई। उसके बाद होता है एंटरिंग वेरिएबल, इसको अभी आपको नहीं पता एंटरिंग वेरिएबल कौन सा है, ये भी मज़ीद थोड़ा काम करना है। उसके बाद है पिवट कॉलम, ये भी अभी आपको नहीं पता। और उसके बाद ये रेशो, ये भी अभी आपको नहीं पता। अब ये 3 नहीं पता, जो चीज़ें फाइंड कर चुके हैं, कुछ चीज़ें फाइंड हो चुकी हैं, कुछ अभी फाइंड करने वाली है, इसलिए हमें आखिरी 3 कॉलम्स का नहीं पता। अब आप चेक करें, अब आपके पास है x4 और x5 बेसिक है ना, जो बेसिक हो उनको छोड़ के क्वेश्चन था x1 2 x3 x4 x5 में। दो तो आपके पास बेसिक हैं 4 और 5, बकाया रह गया x1 x2 और x3 जो भी आपने फाइंड करने हैं। उनके फाइंड होने के बाद ये आखिरी 3 कॉलम भी आपको पता लग जाएंगे।
अब आप x1 फाइंड करने के लिए काम करने लगे हो। x1 के लिए फार्मूला आपने ज़ुबानी याद रखना है। फार्मूला है z बार माइनस सी बार, और z की वैल्यू होती है एम पी आई माइनस सी आई। अब ज़रा ध्यान से समझना, x1 के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है x1 निकालने के लिए z माइनस सी बराबर किसके होता है, x के। x1 किस तरह निकलेगा, m की जगह पे क्या आएगा, m आपको फाइंड करवाया हुआ है। m क्या होता है, m होता है सी बी इनवर्स, तो मल्टीप्लाई करके ये आपके पास m आएगा। m एज इट इज़ मैंने उठा के यहाँ पे रख लिया। अब P1 क्या है, ये बात सोचने वाली है, क्योंकि x1 है, i की जगह पे 1 आ जाएगा, P1 आ जाएगा, c की जगह पे C1 आ जाएगा। अब P1 है क्या, P1 आपने देखना है क्वेश्चन में, ये कंसनट्रेंट्स में P1 है ना, तो x1 के कांस्टेंट, x1 का कांस्टेंट 2 है और 1 है, तो 2 1 आपके पास P1 है। अच्छा जी, P1 की वैल्यू पुट कर ली। अब माइनस रह गया C1 क्या है, C1 ये होता है आपके पास, C1 होता है Z वाली रो में x1 का कांस्टेंट, वो क्या है 6 है, तो C1 आपने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। अब आपको पता लग गया m क्या होता है, P1 क्या होता है, C1 क्या होता है। माइनस करने से आपके पास x1 की वैल्यू क्या आ गई, -6। सिमिलरली Z2 माइनस C2 यानी कि MP2 माइनस C2, P2 क्या होता है x2 के कॉन्स्टेंट्स में से। अब आपको समझ लग गई होगी अगर x1 की समझ आ गई तो। इस तरह से आपने x2 भी निकालना, x3 भी। x1 की वैल्यू आई -6, x2 की वैल्यू आई 2 और x3 की वैल्यू आई -3। क्वेश्चन है मैक्सिमाइज का, तो मैंने आपको शुरू में बताया था एंटरिंग वेरिएबल होगा मोस्ट नेगेटिव, सिंप्लेक्स सेमेस्टर 7 वाला ही है, वही मतलब तरीकेकार है। तो अब -6 मोस्ट नेगेटिव है, इसका मतलब x1 आपके पास क्या होना है, एंटरिंग वेरिएबल। इनको आप ज़रा लिखे ना, एंटरिंग वेरिएबल क्या लिख दिया आपने, x1। टेबल में हर चीज़ हो गया सिवाय पिवट के। पिवट क्या होता है ये हमें नहीं पता। पिवट अब क्या होता है, पिवट का फार्मूला देख लें। पिवट का फार्मूला होता है पी के, जो कि बराबर होता है बी इनवर्स पी के। अब पी के की वैल्यू कहाँ से लेनी है, जो एंटरिंग वेरिएबल आया ना, एंटरिंग वेरिएबल x1 आया, तो के की जगह पे आपने 1 लिखना है। P1 बराबर आ जाएगा बी इनवर्स P1, आ जाएगा बी इनवर्स पी के की जगह पे P1। अब बी इनवर्स की जगह पे उसकी वैल्यू P1 x1 के कॉन्स्टेंट्स में 2 1, उसकी वैल्यू ये आपके पास आ गया, पिवट आ गया 2 1, तो पिवट को भी उठा के यहाँ पुट करें 2 1। अब टेबल सारा कंप्लीट है विदाउट रेशो। अब निकालनी है रेशो। रेशो किस तरह निकालते हैं, कांस्टेंट वाली रकम को पिवट वाले नंबर पर डिवाइड करें। 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर क्या आ जाएगा 1, उसके बाद 4 डिवाइडेड बाई 1 आंसर क्या आ जाएगा 4। तो इनमें से छोटी रेशो सेलेक्ट करते थे, याद है ना। छोटी रेशो क्या है, छोटी लेकिन पॉजिटिव रेशो। छोटी रेशो क्या है 1, तो आपके पास x1 एंटरिंग है और 1 के पीछे आते जाएं, तो x4 आपके पास क्या है, लीविंग है। यानी कि अगले टेबल में आइट्रेशन 2 में शुरू करने लगा हूँ। x4 की जगह पे क्या आ जाएगा x1, आइट्रेशन 2 मैंने शुरू की, x4 की जगह पे क्या आ जाएगा x1, x5 एज इट इज रहेगा। दोबारा से हर काम करना पड़ेगा। अब x1 और x5 आपके पास क्या आ गए हैं, बेसिक। अब सवाल में क्या क्या बेसिक रह गए हैं, x1 और x5। b किस तरह निकालते थे, कांस्टेंट बेसिक के। अब आप b किस तरह निकालोगे, x1 और x5। x1 का कांस्टेंट क्या है 2 और 0, फिर 1 और 1, ये आपके पास आ गए 2 0 और 1 1, ये आपके पास आ गया b इनवर्स किस तरह निकालेंगे, इस b का इनवर्स लें तो b इनवर्स आ जाएगा 1/2 0 -1/2 1। xb क्या होता है, इस पार्ट में यूज़ होने वाले बेसिक, वो x1 और x5। b क्या होता है, b तो हर सवाल में सेम रहना, राइट साइड कॉन्सेंट्रेट्स की 2 और 4 थे कॉन्स्टेंट, वैसे ही आ जाएंगे। अब b डैश क्या होता है, b इनवर्स और b। अब मैं ज़रा तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि आपने एक आइट्रेशन साथ साथ लिखनी है, फिर समझ आनी है। b डैश हो जाएगा आपके इसके बराबर। cb क्या होता है, cb होता है आपके पास कॉन्स्टेंट्स z में से x1 और x5 के, अपने बेसिक्स के। तो ये है x1 का कांस्टेंट 6 और x5 का कांस्टेंट 0, तो आपके पास b आ जाएगा 6 0। इसके बाद m क्या होता है, cb b इनवर्स, cb एज इट इज, b इनवर्स एज इट इज। मल्टीप्लाई किया तो आपके पास m की वैल्यू ये आ गई। अब इस क्वेश्चन में आपके पास बेसिक थे x1 और x5, रह गए नॉन बेसिक x3 x2 और x4। तो ये आपने निकाल लिया x2, ये निकाल लिया x3, ये निकाल लिया x4। तरीके अगर आपको पहले बता चुका हूँ, एक वैल्यू आई -1, एक वैल्यू आई 3, एक वैल्यू आई 3। तो अब इनमें से मोस्ट नेगेटिव कौन सी है, -1। तो इसके बाद आपके पास एंटरिंग वेरिएबल आ जाएगा x2, एंटरिंग वेरिएबल आ जाएगा x2। अब इस टेबल को ज़रा फिल करें, b इनवर्स एज इट इज उठा के रख दिया, कांस्टेंट b डैश की वैल्यू आपको पता है 1 3 थी, तो ये 1 3 यहाँ पुट कर ली। एंटरिंग वेरिएबल मोस्ट नेगेटिव, अब मोस्ट नेगेटिव क्या, नेगेटिव ही एक है x2, तो एंटरिंग वेरिएबल आ जाएगा x2। पिवट रह गया, पिवट के आपको फार्मूला पता था, p के बराबर होता है b इनवर्स p के, क्योंकि एंटरिंग वेरिएबल 2 है तो हो जाएगा p2 = b इनवर्स p2।
वैल्यूज़ कर दी पुट बी इनवर्स की और P2 की, x2 के कोफिशिएंट। P2 पता ना क्या होता है, मैंने पहले बताया था, जिन्हें फिर सुन लें। P2 होता है यहाँ से x2 के कॉन्स्टेंट्स -1 और 0, वो पुट किए -1 और 0। ये आपको पता गया। पिवट भी पुट कर दें। रेशो का तरीका अगर आपको पहले पता है, कॉन्स्टेंट को डिवाइड करना है पिवट पे। एक रेशो आ गई -2, एक रेशो आ गई 6, क्योंकि पॉजिटिव रेशो रहते हैं तो -2 तो ले नहीं सकते, 6 आ गई रेशो। x2 आपके पास एंटरिंग था, इसके पीछे आए, x5 आपके पास क्या लीविंग है। आइट्रेशन नंबर 3 में x5 की जगह पे क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। दोबारा आप b निकालोगे, b इनवर्स निकालोगे, x भी निकालोगे। जब आप इस बार काम करोगे ना, इस बार काम करने पे आपके पास बेसिक आएंगे x1 और x2। निकालने थे x3, x4, x5। देखिए मैंने x3 निकाला वो 9 आ गया, x4 निकाला वो 2 आ गया, x5 निकाला वो भी क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कोई नेगेटिव आया ही नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो मैक्सिमाइज का क्वेश्चन। एंटरिंग वेरिएबल होता ही वो है जो मोस्ट नेगेटिव हो। अब यहाँ पे कोई नेगेटिव ही नहीं है तो मोस्ट नेगेटिव क्या होना है, मतलब यहाँ पे आपने क्वेश्चन की ब्रेक लगवा देनी है, क्वेश्चन स्टॉप हो गया। जब क्वेश्चन स्टॉप हो तो लास्ट टेबल आपको सोल्यूशन देता है। अब लास्ट टेबल, अब ये तो लिख ही नहीं सकते यहाँ पे, ना कोई एंटरिंग वेरिएबल है, ना पिवट है, ना रेशो है, तो आधा टेबल आपको आंसर देगा। x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। चाहिए क्या होता है, अब आप ओरिजिनल सवाल पे हैं। ओरिजिनल सवाल में था x1, x2, x3, 3 वैल्यू चाहिए। अब 2 तो पता लग गई हैं, 2 तो हैं, x1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 6 है। जो ना हो उसको 0 कर देते हैं, तो आपके पास वैल्यू आ गई 4, 6 और 0। इसको z में पुट करेंगे, z की वैल्यू आ जाएगी 12। कौन से z में, क्वेश्चन वाले z में, ओरिजिनल में। इसमें पुट किया, आंसर आ जाएगा 12। इसके बाद आपको आपके सवाल को चेक करने का, वेरीफाई करने का भी एक तरीका होता है, वो होता है z = CB इनवर्स B। ये आपने ज़ुबानी फॉर्मूला याद रखना है। अब इस क्वेश्चन में से लास्ट आइट्रेशन, जो आइट्रेशन अधूरी छूट गई थी, मतलब जो पूरी नहीं थी हुई, उसमें से आपने CB, B इनवर्स और B की वैल्यू पुट करनी है। अगर ये 12 और ये भी आंसर 12 ही दे तो आपका क्वेश्चन ठीक है। अब सर ने आज जो बताया, सर ने कहा था कि अगर मैक्सिमाइज वाला सवाल है, अब ये दो तीन सवाल मैंने किए हैं, मैंने एक सवाल नहीं किया, वो मिनिमाइज वाला है। शायद मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करके ही करना है। एक दो बातें हैं कि अब मैं ले रहा हूँ मोस्ट नेगेटिव को एंटरिंग। अगर 2 मोस्ट नेगेटिव सेम आ जाएँ फिर आप जिसको मर्जी एंटरिंग ले सकते हैं। इसके बाद मैं लीविंग वेरिएबल लेता हूँ रेशो को देख के। इसके बाद मैं लीविंग वेरिएबल लेता हूँ रेशो को देख के। रेशो जो सबसे छोटी पॉजिटिव रेशो है उसको लेता हूँ लीविंग वेरिएबल, उसके पीछे वाला। अब अगर 2 ऐसी रेशो आ जाए जो 2 छोटी भी हों और पॉजिटिव भी हों, इसका मतलब एंटरिंग वेरिएबल और लिविंग वेरिएबल अगर सेम चीज़ें रिपीट करें तो फिर आप जिसको मर्जी लेके चलें वो हो जाता है। एक क्वेश्चन नंबर 3 अभी नहीं किया, और वो क्यों नहीं किया, क्योंकि सर ने कहा था कि वो मिनिमाइज का है, और एल्गोरिथम की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन मैक्सिमाइज से करना है। शायद सर वो क्वेश्चन को चेंज करवा के मैक्सिमाइज में कर दें, और बाद में उसमें शायद वो ऐड भी होना है स्लैक और सरप्लस के अलावा, शायद आर्टिफिशियल भी ऐड होना है, जो कि 7th सेमेस्टर के सिम्प्लेक्स में ऐड नहीं था होता, तो शायद उसमें कोई अल्टरनेशन है। बाकी 3 सवाल मैंने किए हैं और तीनों सवाल हो गए हैं, ईजी हैं। एक बात और बतानी थी, बी को जिस तरह सेलेक्ट करते हैं ना, बी को, उसके एक बाद जो मैंने तीसरा क्वेश्चन किया हुआ ना, ये मैंने तीसरा क्वेश्चन किया। तीसरा क्वेश्चन आपने करना सेम ही है, कोई भी चीज़ इसमें चेंज नहीं है। लेकिन जब आइट्रेशन 2 करनी है ना, तो एंटरिंग वेरिएबल देखे ना, यहाँ पे था x4, x5, x6 बेसिक पहली आइट्रेशन में। x5 लीव कर गया, और सॉरी x5 हाँ सच लीव कर गया, और x3 एंटर हो गया। x5 लीव कर देगा, x3 एंटर हो गया। अब रह गया आपके पास x4, x3, x6। ये सीक्वेंस नहीं है, 4 ऊपर आ गया, फिर 3, फिर 6। तो इसका b किस तरह लिखना है, मैंने साथ में लिखा हुआ है कि b आप लिखते हैं पहली लाइन में सबसे पहले x4 का कांस्टेंट, फिर 3 का, फिर 6 का। ये सीरीज सीक्वेंस याद रखना है। ऊपर x4 है, फिर x3 है, फिर x6 है। तो b में आप लिखेंगे पहले x4 का कांस्टेंट, फिर 3 का, फिर 6 का। ये x4 का कांस्टेंट, फिर 3 का, फिर 6 का। देखे ना ज़रा, ये क्वेश्चन था आपके पास। x4 का कांस्टेंट गया है कॉन्सेंट्रेट में 1, फिर 3 का 1, फिर 6 का 0, फिर 2 0 0, फिर 0 4 1। ये देखें, सॉरी एंड पे 0 0 और 1। पहले x4 का, फिर x3 का, फिर x6 का। x4 1 1 0, फिर 0 2 0, फिर 0 0 और 1। ये देखें 1 1 0 0 2 0 0 0। यानी कि सबसे पहले जो कांस्टेंट लिखना है वो x4 का लिखना। इस तरतीब से आपने चलना है। पहली लाइन में सबसे पहले कांस्टेंट किसका, x4 का, फिर x3 का, फिर x6 का, फिर दूसरी लाइन में x4 का, x3 का, x6 का, फिर तीसरी लाइन में x4 का, x3 का, और फिर x6 का। ये आपके पास आ गई b की वैल्यू। इस तरीके से आपने b सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ज़रा चेंजिंग थी, वैसे शायद ही आपको खुद देखने से भी समझ आ जाता, लेकिन फिर भी बता दिया। बाकी तीनों सवाल एज इट इज़ सेम है। कल सर ने वो जो डिफरेंट था
वो भी सर कल एक सवाल करवा देंगे। इस तरह से आपके पास ये भी रिवाइज सिम्प्लेक्स भी कंप्लीट हो गए।